जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 सीपीसी से संबंधित दो रिपोर्ट समझाऊंगा और दोस्तों ये दोनों रिपोर्ट लेटेस्ट रिपोर्ट है, ताजा रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। और दोस्तों ये दोनों रिपोर्ट बनाई गई हैं पेंशन एक्सपर्ट के द्वारा या फिर दोस्तों जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनके द्वारा रिपोर्ट को बनाया गया है। बिल्कुल सही रिपोर्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट है 8 सीपीसी के बजट के बारे में। जब सरकार आपकी पेंशन सैलरी बढ़ाएगी, जब एरियर आपको मिलेगा 8 सीपीसी का, तो सरकार पर कितना खर्चा आएगा। जी हां दोस्तों, कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार आपको दे सकती है, कितना परसेंट आपकी पेंशन सैलरी बढ़ सकती है। और दोस्तों इसकी पूरी जानकारी दी है पेंशन एक्सपर्ट्स ने या फिर दोस्तों जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी है। फिर दोस्तों इन्होंने एक और जानकारी दी है और वो जानकारी है 8 सीपीसी के लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में। अभी तक 8 सीपीसी पर कितना डेवलपमेंट हुआ है सरकार की तरफ से या फिर वेतन आयोग की तरफ से, तो छोटी सी जानकारी इस पर भी दूंगा। तो दोस्तों ये दोनों रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा, बीच में से स्किप मत करेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन कुछ पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, एडवांस जानकारियां, नई जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, पहली रिपोर्ट को हम समझते हैं। 8th पे कमीशन डेली अपडेट 1/1/2026। जी हां दोस्तों, जो पेंशन के एक्सपर्ट हो गए या फिर दोस्तों जो फाइनेंशियल एडवाइजर हो गए उनका कहना है कि सरकार 8 सीपीसी का फायदा आपको देगी 1/1/2026 से। तो दोस्तों कुछ डेली अपडेट भी यहां पे दी है पेंशन एक्सपर्ट ने। फिर दोस्तों जो पेंशन एक्सपर्ट हो गए या फिर दोस्तों जो फाइनेंशियल एडवाइजर हो गए, अब दोस्तों उन्होंने कुछ की हाईलाइट करी है 8 सीपीसी के बारे में या फिर दोस्तों टुडे लेटेस्ट डेवलपमेंट, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बताया है 8 सीपीसी से संबंधित। 8 सीपीसी का काम कहां तक पहुंचा, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहां पे की हाइलाइट्स और कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया है। सबसे पहला पॉइंट है इफेक्टिव डेट। 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलेगा कब से? जो इफेक्टिव डेट है वो है 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 से ही आपको फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का। फिर दूसरा पॉइंट बेनिफिशियरीज, कितने पेंशनर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं जिनको फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का, कितने बेनिफिशियरीज हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स, जी हां दोस्तों, कितने बेनिफिशियरी हैं? एक तो केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी और फिर केंद्र सरकार के ही पेंशनर्स जिनको फायदा मिलेगा सीधा 8वें वेतन आयोग का। फिर पर्पस क्या है दोस्तों उसका? अब इसका पर्पस क्या है 8 सीपीसी का? रिवाइज सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन, यानी आपकी सैलरी को रिवाइज करना, आपकी सैलरी बढ़ाना, पेंशन को संशोधित करना, आपकी पेंशन रिवाइज करना, साथ ही साथ जो भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, उनको रिवाइज करना। तो दोस्तों 3 चीजें हैं यहां पे, 3 पर्पस हैं वेतन आयोग के। वेतन आयोग इन पर काम करेगा, पेंशन रिवाइज करेगा, सैलरी आपकी बढ़ाएगा और भत्ते आपके बढ़ाएगा। फिर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर, अब पेंशन एक्सपर्ट का फिटमेंट फैक्टर के बारे में क्या कहना है? जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उन्होंने क्या बताया फिटमेंट फैक्टर के बारे में? की मल्टीप्लायर फॉर सैलरी रिवीजन एक्सपेक्टेड रेंज 2.28 से 2.86। अब दोस्तों जो पेंशन के एक्सपर्ट है या फिर जो फाइनेंशियल एडवाइजर हो गए उनका कहना है कि गुणक कारक है फिटमेंट फैक्टर, यानी जो आपकी बेसिक पेंशन होगी जो आप अभी ले रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के साथ। तो फिटमेंट फैक्टर से सबसे पहले आपकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी 8 सीपीसी में। फिटमेंट फैक्टर इन्होंने बताया उसकी रेंज इन्होंने एक्सपेक्टेड रखी है 2.28 से
2.86 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अनुमानित एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर बताया है कि 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। फिर क्या बताया, डीएडीआर मर्जर। अब डीएडीआर मर्जर के बारे में इन्होंने बताया, क्या बताया, रूल्ड आउट बाय सेंटर। केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया था कि डीएडीआर आपका मर्ज नहीं होगा। तो दोस्तों फिलहाल आपका डीएडीआर यहां पे मर्ज नहीं करा जाएगा, सीधा आपको फायदा मिलेगा 8 सीपीसी में। अब दोस्तों यहां पर कुछ और चीजें भी बताई हैं, टुडेज लेटेस्ट डेवलपमेंट। अब 8 सीपीसी के बारे में कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट बताया है कि कितना डेवलप हुआ है आपका 8 सीपीसी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ऑफिशियल स्टार्ट टुडे, मल्टीपल रिपोर्ट्स फ्रॉम WION, Live Mint and DNA India confirmed that the 8th pay commission is technically in effect as of 1 जनवरी 2026। जितनी भी दोस्तों रिपोर्ट हैं, मल्टीपल रिपोर्ट हैं, जैसे कि WION की, लाइव मिंट की, DNA की, इनकी रिपोर्ट के अनुसार जो इन्होंने बताया है कि आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलना है टेक्निकली 1 जनवरी 2026 से। और इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है कि 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। फिर क्या लिखा है, साइलेंट एक्यूमुलेशन फेस, एक्सपर्ट आर कॉलिंग 2026 द ईयर ऑफ साइलेंट एक्यूमुलेशन while the new structure start now, your monthly take home pay today will likely remain the same। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने बताया कि 2026 का जो साल है वो दोस्तों साइलेंट साल है। इसका मतलब है कि 2026 में आपको कुछ नहीं मिलेगा 8 सीपीसी से संबंधित। 2026 ऐसे ही बीत जाएगा जैसे कि 2025 बीता। 2026 में कुछ नया नहीं होने वाला 8 सीपीसी से संबंधित, ये जानकारी इन्होंने दी है। द एक्चुअल रिवाइज सैलरी एंड लमसम एरियर आर प्रोजेक्टेड टू बी पेड आउट इन लेट 2027 और अर्ली 2028। यानी इन्होंने बताया कि 8 सीपीसी का जो एरियर है वो दिया जाएगा 1/1/2026 से, लेकिन वो मिलेगा कब, वो तब मिलेगा जब सरकार 8 सीपीसी की घोषणा करेगी आगे चलकर। यानी कब, 2027 के आखिरी तक या फिर 2028 के शुरुआत में। यानी 2027-28 में आपको 8 सीपीसी का एरियर दिया जाएगा और 8 सीपीसी की पेंशन भी तभी बढ़ाई जाएगी 2027 या फिर 28 में। तो 2026 में फिलहाल आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसकी जानकारी मैंने आपको कल भी दी थी कि बजट में 8 सीपीसी का प्रावधान नहीं है देने का। इसकी जानकारी मैंने आपको कल भी दी थी। अब दोस्तों ये जानकारी पेंशन एक्सपर्ट ने दी है या फिर जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उन्होंने दी है। फिर दोस्तों इन्होंने फिटमेंट फैक्टर के बारे में कुछ जानकारी दी है। क्या बताया इन्होंने, कंजर्वेटिव एस्टीमेट एनालिस्ट फ्रॉम बीटा टू अल्फा सजेस्ट ए फैक्टर बिटवीन 1.92 एंड 2.16। जो सोर्सेज हैं, जो तमाम सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.16 के बीच हो सकता है। जैसे कि दोस्तों कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी हैं, कुछ एडवाइजर भी हैं, कुछ दूसरे एक्सपर्ट भी हैं, कुछ इकोनॉमी एक्सपर्ट भी हैं, वो भी अपनी राय बता रहे हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.16 के बीच दे सकती है। जी हां दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया था कि सरकार फिटमेंट फैक्टर आपको दे सकती है 1.86 से 2.40 के बीच में। जी हां दोस्तों, और जैसा कि डीएडीआर का परसेंटेज है 1/1/2026 से 60%, तो उसके हिसाब से तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 ही बनता है। इसकी भी जानकारी मैंने आपको पहले दी है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 1.92 से 2.16 के बीच हो सकता है आपका फिटमेंट फैक्टर। और दोस्तों जो यहां पे बताया गया था, यहां पर भी कुछ एक्सपर्ट बता रहे थे कि 2.28 से 2.86 के बीच आपका फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, एग्रेसिव प्रोजेक्शन, सम टैक्स एक्सपर्ट एंड यूनियन आर स्टिल पुशिंग फ्रॉम 2.57 to 3.0 which could push minimum basic pay as high as 51,480। लेकिन जो यूनियंस हैं, जो अलग कर्मचारी संघ है, वो डिमांड कर रहे हैं 2.57 से 3.0 के बीच फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। वो लगातार फोर्सफुली मांग रख रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को यहां पे बढ़ाया जाए महंगाई को देखते हुए 2.57 से 3.0 के बीच। अब दोस्तों यहां पे दो राय हो गई, एक तो कर्मचारी संघों की
वो मांग रहे हैं फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 3.0 के बीच, जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी हो गए, या फिर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हो गए, या फिर दोस्तों कोई दूसरी एसोसिएशन हो गई। लेकिन जो पेंशन के एक्सपर्ट हो गए, या फिर दोस्तों जो इकोनॉमी एक्सपर्ट हो गए, फाइनेंशियल एडवाइजर हो गए, उनका मानना है कि सरकार यहां पर कम फिटमेंट फैक्टर देगी। 1.92 से 2.16 के बीच आपका फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, या फिर दोस्तों दूसरी तरफ 2.28 से 2.86 के बीच आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर डीएडीआर के रेट के हिसाब से तय होगा। जी हाँ दोस्तों, जो डीएडीआर चलेगा 1/1/2026 से जो होगा, उसके आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर होगा। जैसे कि 7 सीपीसी में आपको मिला था। 7 सीपीसी में आपको 2.57 इसलिए मिला था क्योंकि दोस्तों 1/1/16 को आपका डीएडीआर था 125%। तो डीएडीआर उस टाइम बहुत ज्यादा था, इस वजह से 2.57 आपको मिल गया। लेकिन सरकार ने आपकी वृद्धि करी थी सिर्फ 7 सीपीसी में 14.3%, यानी सरकार ने सिर्फ मामूली बढ़ोतरी करी 7 सीपीसी में 14.3% की, तब आपको फिटमेंट फैक्टर मिल गया सबसे ज्यादा 2.57। वो इस वजह से क्योंकि डीएडीआर का परसेंटेज 125% था। ये ध्यान रखेगा, 125% डीएडीआर का रेट होने की वजह से आपको 2.57 मिला। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जी हां दोस्तों, 1/1/2026 से आपका डीएडीआर सिर्फ 60% है। तो 60% के हिसाब से आपका 2.57 फिटमेंट फैक्टर नहीं बनता, सिर्फ 1.92 बनता है। अगर सरकार 20% की बढ़ोतरी करती है, अगर 25% की बढ़ोतरी करती है, तो सिर्फ 2 फिटमेंट फैक्टर बनता है, 2.0। अगर 30 बढ़ोतरी करेगी तो दोस्तों 2.05 2.08 2 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना फिटमेंट फैक्टर यहां पे नहीं बन रहा, अगर सरकार ज्यादा बढ़ोतरी भी कर देती है। तो दोस्तों ये मैं आपको सही आकलन बता रहा हूं, सही डेटा मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों एक्सपर्ट का भी यही कहना है। फिर दोस्तों अब आगे क्या लिखा है, एरियर वार्निंग। अब एरियर किस तरीके से आपको मिलेगा, सिंस द पे आउट विल बी डिलेड एम्प्लॉय विल रिसीव सिग्निफिकेंट लमसम एरियर। सरकार 8 सीपीसी में देरी करेगी, ये पेंशन एक्सपर्ट का भी कहना है कि सरकार 8 सीपीसी देगी 2027-28 में, लेकिन सरकार आपको एरियर का पे आउट कर देगी, एरियर आपको दे देगी 1/1/2026 से। हाउएवर इकोनॉमिस्ट वार्न दिस विल बी फुली टैक्सेबल। जी हां दोस्तों, और दोस्तों जो आपको एरियर दिया जाएगा, जितने साल का आपको एरियर मिलेगा, 1 साल का, 2 साल का, तो दोस्तों उस पर कहीं ना कहीं टैक्स लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका टैक्स काटा जाएगा आपके एरियर में से, अगर वो एरियर टैक्स की रेंज में आता है। हालांकि दोस्तों एरियर का पार्ट भी पेंशन का ही पार्ट होता है, पेंशन में एरियर को जोड़ दिया जाता है, उसके हिसाब से फिर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हम भी अगर किसी पेंशनर्स को एरियर देते हैं, किसी का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, या फिर किसी का 50,000, जो भी एरियर उनका बनता है, वो उनकी पेंशन में हम ऐड कर देते हैं, और फिर मंथली उनकी पेंशन में से उनका टैक्स काट लेते हैं। तो दोस्तों एरियर भी वो पार्ट है एक पेंशन का। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये पेंशन का एरियर ही तो है जो आपको मिलेगा 8 सीपीसी का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो भी एक टैक्सेबल है, उसमें से भी आपका टैक्स काटा जा सकता है। पोटेंशियली पुशिंग मेनी एम्प्लॉय इनटू द 30% टैक्स ब्रैकेट इन द ईयर दे आर रिसीव। जब वो एरियर प्राप्त करेंगे, अगर आप एरियर आगे प्राप्त करते हैं, एरियर आप लेते हैं 8 सीपीसी का, तो दोस्तों लगभग आपकी पेंशन सैलरी में से, एरियर में से कुछ ना कुछ टैक्स आपका काटा जा सकता है जब आपको आगे एरियर रिसीव होगा। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि मेनी एम्प्लॉइज आर इनटू द 30% टैक्स ब्रैकेट, 30% के आसपास वो एक टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, कर में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी दी है पेंशन एक्सपर्ट ने या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने बताया कि मिनिमम पे आपकी होगी 51,480 अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 3.0 के बीच दिया जाता है। तो दोस्तों यूनियन की कुछ अलग डिमांड्स हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में, और जो एक्सपर्ट है उनकी अलग राय है। जो एक्सपर्ट हैं वो थोड़ा कम सोच रहे हैं कि सरकार कम देगी फिटमेंट फैक्टर, लेकिन जो यूनियंस है उनकी डिमांड है कि सरकार ज्यादा दे फिटमेंट फैक्टर। बाकी आपकी राय क्या है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। एस्टिमेट सजेस्ट द 8th पे कमीशन could entail a significant exchequer outflow of
4 to 9 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने बताया है एक्सपेंडिचर के बारे में। सरकार आपकी सैलरी पेंशन तो बढ़ा देगी, लेकिन अब सरकार पे कितना बोझ आएगा, सरकार क्या उस बोझ को सहन कर पाएगी? करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी तो हमें 8 CPC देगी। अब दोस्तों यहां पर बताया गया है कि 4 से 9 लाख करोड़ इतना भार है 8 CPC का, जिसमें एरियर भी इंक्लूड है, आपकी पेंशन रिवाइज भी इंक्लूड है और सैलरी भी इंक्लूड है। द प्रपोज्ड रिवीजन आर एंटिसिपेटेड टू पॉजिटिवली इंपैक्ट 1.19 करोड़ बेनिफिशियरीज कंप्राइजिंग बोथ सर्विंग पर्सनल एंड पेंशनर्स। अगर सर्विंग पर्सनल को देखें, जो जॉब कर रहे हैं कर्मचारी, या फिर हम पेंशनर्स को ऐड करें, तो लगभग दोस्तों टोटल बेनिफिशियरी हैं जिनको फायदा मिलने वाला है 8 CPC का 1.19 करोड़। इसमें पेंशनर्स भी हैं, फैमिली पेंशनर्स भी हैं और सैलरी पर्सन भी हैं। अब दोस्तों एक और रिपोर्ट समझिए यहां पे, 8th कमीशन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंपैक्ट एंड प्रोजेक्शंस अनऑफिशियल एस्टीमेट। जी हां दोस्तों, अनऑफिशियल एस्टीमेट इसलिए है क्योंकि सरकार की तरफ से ये आंकड़े नहीं है, कुछ एक्सपर्ट हैं, कुछ इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, एडवाइजर हैं, वित्तीय सलाहकार हैं, उनके द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सही रिपोर्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, प्रोजेक्शन एंड फिस्कल बर्डन। अब सरकार पे कितना बर्डन पड़ेगा 8 CPC का, अगर सरकार आपकी पेंशन सैलरी यहां पे बढ़ाती है, कितना बोझ आने वाला है सरकार पे। एस्टिमेट एनुअल कॉस्ट। जी हां दोस्तों, अगर हम सालाना एस्टिमेट कॉस्ट देखें, साल की देखें अगर हम कॉस्ट, तो दोस्तों यहां पर है 1.5 से 3.2 लाख करोड़ पर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, एनुअली। ये एक्सपर्ट की राय है कि इतना खर्चा आ सकता है। टोटल इंप्लीमेंटेशन 4.0 से 9 लाख करोड़ विद एरियर। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों अगर उसमें हम एरियर को भी ऐड कर दें, तो टोटल अगर हम खर्चा देखें टोटल, तो दोस्तों यहां पर 4.0 से 9.0 लाख करोड़। फिर दोस्तों अगर हम फिस्कल इंपैक्ट देखें, जी हां दोस्तों, क्या सरकार पे कुछ और आर्थिक बोझ पड़ सकता है? तो दोस्तों यहां पर GDP का परसेंटेज का ग्रोथ पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों फिस्कल इंपैक्ट है 0.6% से 1.1% के बीच में। अगर एरियर आपको दिया जाता है, जी हां दोस्तों, अगर एरियर आपको मिलता है 18 से 24 मंथ का, यानी जनवरी 2026 से अगर हम माने कि 2027 तक का या फिर 28 मिड तक का आपको एरियर दिया जाता है, तो दोस्तों एरियर आपको मिलेगा 18 से 24 महीने का, वो भी 1/1/2026 से। अगर 27 में घोषणा कर देते हैं तो दोस्तों 27 तक आपको एरियर मिल जाएगा और फिर आगे महीने की आपकी बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी 8 CPC के अनुसार। अगर 28 में होता है तो दोस्तों फिर 28 तक आपको एरियर मिलेगा और फिर आगे महीनों के लिए आपकी पेंशन दे दी जाएगी 8 CPC के अनुसार। तो दोस्तों ये मामला कहीं ना कहीं 2027-28 तक ही खिंचता हुआ नजर आ रहा है। एरियर पे आउट, अब एरियर आपको कब मिलेगा? एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ईयर 2027-28 के फेज में, 2027 और 28 में आपको 8 CPC का एरियर मिलेगा 1/1/2026 से पूरा। फिर स्टेट बर्डन। अब दोस्तों स्टेट बर्डन, जो राज्य की सरकार है, अब उन पर कितना बर्डन पड़ेगा 8 CPC का? स्टेट में देखिए 60% ऑफ टोटल बर्डन। जी हां दोस्तों, जो टोटल बर्डन है उसका 60% राज्य की सरकार झेलेंगी 8 CPC का। फिर क्या लिखा है? कंबाइंड वेज बिल फाइनेंशियल ईयर 2025 एस्टिमेट 25 ट्रिलियन 7.7% GDP UBS। जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार कंबाइंड अगर हम वेज बिल की बात करें, वेजेस बिल की, तो दोस्तों उसका यहां पे खर्चा है 25 ट्रिलियन का। फिर दोस्तों अगर हम एडिशनल बर्डन की बात करें यूबीएस बेस केस की, तो दोस्तों वो भी टोटल है 4.5 ट्रिलियन। जी दोस्तों कुछ अलग से भी खर्चा पड़ता है, कुछ अलग से एडिशनल बर्डन भी पड़ता है, तो उसके बारे में यहां पे जानकारी दी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है, बेनिफिशियरी एंड एक्सपेक्टेड गेन्स। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों आपकी कितने % सैलरी पेंशन बढ़ सकती है, कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिल सकता है। एक और रिपोर्ट है यहां पे जो मैं आपको समझा रहा हूं। सैलरी इंक्रीज आपकी होगी 20% से लेके 34% के बीच में, और दोस्तों ये डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर पे। फिर सेंटर एम्प्लॉय के लिए
जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, कितने हैं दोस्तों? अगर हम टोटल देखें तो 50 लाख के आसपास, 50 लाख के आसपास। अगर हम पेंशनर्स की बात करें तो 69 लाख पेंशनर्स हैं। कर्मचारी हैं टोटल 50 लाख और पेंशनर्स हैं 69 लाख। अगर टोटल बेनिफिशियरी यहां पे देखें, कर्मचारी देखें, पेंशनर्स देखें, फैमिली पेंशनर्स देखें, तो टोटल है दोस्तों यहां पे 1.19 करोड़। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों सब मिला के इतनों को फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का। एक्सपेक्टेड जीडीपी बूस्ट, अब दोस्तों यहां पर जीडीपी जो है उसकी भी ग्रोथ यहां पे बढ़ेगी, उसे भी बूस्ट मिलेगा। टेम्परेरी 200 बीपीएस हिस्टोरिकल पैटर्न, जी हां दोस्तों, लगभग 200 बीपीएस का दोस्तों ये आंकड़ा है टेम्परेरी, जिसमें बूस्ट होगा जीडीपी पे। फिर दोस्तों बेनिफिटिंग सेक्टर्स, जी हां दोस्तों, अब कौन कौन से सेक्टर हैं जो इसके दायरे में आएंगे, जिन्हें बेनिफिट मिलेगा? ऑटो हो गया, स्टेपल्स, हाउसिंग, क्यूएसआर और फाइनेंशियल सर्विस। फिर दोस्तों सैलरी पेंशन एज पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर हम रेवेन्यू को देखें, अलग से अगर कोई पैसा पड़ा हुआ है तो दोस्तों उसके हिसाब से अगर हम देखें सैलरी पेंशन का इंक्रीजमेंट, अगर रेवेन्यू से पैसा उठाया जाए तो दोस्तों फिर 24% से लेके 26% के बीच में आपकी वृद्धि मानी जा सकती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, सैलरी और पेंशन का। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल डाटा। अब दोस्तों कुछ जानकारी इन्होंने 7 सीपीसी के बारे में दी है, कुछ 7 सीपीसी के आंकड़े भी यहां पे समझाए हैं। 7 सीपीसी इंपैक्ट 2016, जैसा आपको पता है 1/1/16 से आपको 7 सीपीसी मिला। टोटल खर्चा अगर हम देखें तो 1.02 लाख करोड़ 7 सीपीसी का। तो दोस्तों अब 8 सीपीसी में बहुत ज्यादा होगा खर्चा, लगभग 3 से 4 लाख करोड़ या फिर 8 लाख करोड़ या फिर 9 लाख करोड़, इससे नीचे नीचे रहेगा, लेकिन 2 से लेके आप 9 के बीच में मान सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट इंपैक्ट, मैनी स्टेट्स मिरर सेंट्रल रिवीजन कॉस्ट ओस। जी हां दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट पे भी इसका इंपैक्ट पड़ता है, जिस तरीके से 7 सीपीसी में पड़ा था ऐसी 8 सीपीसी में पड़ेगा। फिर दोस्तों स्टेट रिवीजन कॉस्ट ऑलरेडी 60% रेवेन्यू रिसिप्ट इन सम। जी हां दोस्तों, जो रेवेन्यू है उसकी जो रिसिप्ट है उससे भी दोस्तों कहीं ना कहीं 60% का यहां पे भार पड़ा था। फिर क्या लिखा है? फिस्कल डिफिसिट टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2026, यानी 4.5% है जीडीपी का या फिर उससे कम का। तो दोस्तों कुछ आंकड़े यहां पे समझाए 7 सीपीसी के कि सरकार पे कितना बोझ पड़ा था 7 सीपीसी में आपकी पेंशन सैलरी बढ़ाने के लिए, और फिर 8 सीपीसी का कितना खर्चा हो सकता है, कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी रिपोर्ट थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई। अब दोस्तों ये रिपोर्ट कहीं कोटक की है, कहीं इक्विटीज की है, कहीं ये दूसरी रिपोर्ट है, कुछ पेंशन के एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनके द्वारा दोस्तों ये सब रिपोर्ट बनाई गई है। हालांकि दोस्तों ये रिपोर्ट सरकार की तरफ से जारी नहीं करी गई है, लेकिन कुछ सोर्सेस के थ्रू ये रिपोर्ट्स बनाई गई हैं, जो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे समझाई। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, जरा कमेंट में आप जरूर रखिएगा। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। सारी जानकारियां पाने के लिए, नई जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।